बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसा सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिस पर अक्सर लोग बात करने से डरते हैं। पाकिस्तान आज जिस हाल में है, आखिर इस हाल तक पहुंचा कैसे? पाकिस्तान में आज रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है? जब किसी का दिल चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। अगर आज पाकिस्तान खाना जंगी के धाने पर खड़ा है तो इसका असल जिम्मेदार है कौन? इसको थोड़ा सा आज एनालाइज करते हैं। आज पाकिस्तान में महंगाई से अवाम बलक रहे हैं। लोग आटा, चीनी और दवाइयों की लाइनों में ज़लील और ख्वार होते हैं। बिजली और पेट्रोल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। नौजवान नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। मुल्क में ब्रेन ड्रेन अपनी रिकॉर्ड सतह पर हो रहा है। मुल्क का हर शोबा तबाही के धाने पर है। आज से 1 या 2 डिकेड्स पहले जब इस किस्म के मुल्की हालात को डिस्कस किया जाता था तो इसका जिम्मेदार करप्ट पॉलिटिशियंस को करार दिया जाता था। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या ये सब हमारे जो सियासतदान हैं जैसे इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी, क्या आज के इस दौर में हम इनको इसकी वजह करार दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। असल कहानी इन सियासतदानों से बहुत ऊपर की है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तबाही कब और कैसे शुरू हुई? किसी भी मुल्क की तबाही उस वक्त शुरू होती है जब मुल्क में इस किस्म का निज़ाम सिस्टम राइज कर दिया जाता है जिसमें ताकतवर फर्द या चंद अफराद की हर नाजायज और गैर कानूनी एक्शंस को बहुत हौसला अफजाई की जाए, उसको बहुत इंकरेजमेंट मिले। और इस हौसला अफजाई के नतीजे में ये ताकतवर कम्युनिटी आइन को कागज का टुकड़ा और अदलिया को स्टैंप समझने लग जाते हैं, अपनी जाती स्टैंप। जब अदालतें अवाम को नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन बैठे चंद अफराद को जवाबदेह हों तो कमजोर के लिए सिर्फ नाइंसाफी और लाकानूनियत रह जाती है और ताकतवर के लिए हर जुर्म कौमी मफाद बन जाता है। यानी कि वो कोई भी जुर्म करे उसको कौमी मफाद का कवर अप दे दो। पाकिस्तान में सिलसिला एक दिन में शुरू नहीं हुआ। ये एक ऑर्गेनाइज्ड तबाही का सिलसिला 1958 से जारी है। तब एक ताकत के नशे में चूर शख्स ने इख्तिदार पर कब्जा किया और अदलिया ने नजरिया जरूरत का रीजन देकर कॉन्स्टिट्यूशन को दफन कर दिया। फिर 1977 में एक और ताकतवर शख्स ने यही खेल दोहराया और एक मुंतखब वजीर आजम को तख्तादार पर लटका दिया। अदालत ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। 1999 में एक बार फिर सिक्योरिटी के नाम पर आइन तोड़ा गया और फिर 2017 में सिर्फ चंद जुमलों की बुनियाद पर अवाम के वोटों से आए एक और वजीर आजम को निकाल बाहर किया। 2017 में अवाम के वोट से आए वजीर आजम को यूं हटा दिया गया जैसे फैसला कहीं और से हो चुका था। ये साफ चीज नजर आ रही थी। वो वजीर आजम कसूरवार था या नहीं, ये बहस अभी लेस इंपॉर्टेंट है, तो हम इस पे नहीं पढ़ते। और तो और 2017 में जिस वजीर आजम को नाहल करार देकर इक़्तिदार से बाहर फेंका गया था उसको ना सिर्फ दोबारा हुकूमत सौंपी गई बल्कि 2024 में 17 सीटें जीतने के बावजूद तारीख की बदतरीन धांधली के जरिए इसे फेडरल और पंजाब में बादशाही थमा दी गई। असल सवाल यह है कि क्या ताकतवर को यह हक हासिल है कि जिसे चाहे सजाएं दें और जिसे चाहे बख्श दें? अगर फैसले ताकत के इशारों पर होंगे तो फिर आइन और कानून और अदालतें ये सिर्फ तमाशा ही बन के रह जाएंगी। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये फैसला अदालत का था मगर इसकी स्ट्रिंग्स कहीं और से हिल रही थी। पाकिस्तान की आला अदलिया एक बार फिर एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल हुई। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि रियासती इदारे और खास तौर पर वो जो बंद कमरों में फैसला करते हैं खुद को रियासत से बड़ा समझने लग गए हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा ये भी होता है कि जब ये खास ओहदे पर पहुंचते हैं तो उस ओहदे पर पहुंचने के बाद अर्ज़े पाके स्याह सफेद के मालिक बन जाते हैं। तब अदलिया, कानून, आइन इनके पाँव के तले ऐसे ही कुचले जाते हैं कि इनको जरा बराबर भी शर्म नहीं आती। एक खास ओहदे पर पहुंचने के बाद वो ये भूल जाते हैं कि आइन सब पर हावी है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े ओहदे को क्यों ना होल्ड करते हो। लेकिन जब कानून को सिर्फ एक तबका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और बाकी करोड़ों हमवतनों के लिए बेइंसाफी और जुल्म हो तो ये जमहूरियत नहीं बल्कि खुली नंगी डिक्टेटरशिप है। आज जब भी कोई जज इंसाफ की बात करे उसे ओहदे से हटा दिया जाता है। जब कोई सियासतदान सवाल करे उसे गद्दार, मुजरिम या मफरूर बना दिया जाता है। जब कोई सहाफी सच बोले उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। ये तबाही सिर्फ अदागरों की मुदाखलत से नहीं बल्कि इनके लालच, अनाव और इक़्तिदार के हवस से हुई है। कौमें टैंकों से नहीं इंसाफ से महफूज होती हैं, लेकिन यहाँ टैंकों से इंसाफ को ही हाईजैक कर लिया जाता है। और यही वो लम्हा है जहाँ कौमों की तबाही की बुनियाद रखी जाती है। अफसोस ये है कि पाकिस्तान इस राह पर कई दिहाइयों से पहले ही कदम रख चुका है। जनरल अयूब खान ने पहली बार आइन को रद्दी की टोकरी में फेंका और इक़्तिदार पर कब्जा किया। जनरल ज़ियाउल हक ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ाकर अदल का ऐसा जनाजा निकाला कि दुनिया ने देखा। जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, जजिस को घर भेजा और खुद को सदर बनाकर जमहूरियत का मजाक उड़ाया। आज अगर इस मुल्क में आइन की कोई इज्जत नहीं है तो इसकी बुनियाद इन्हीं मार्शल लॉज ने रखी है।
جب دہائیوں سے چلتا آ رہا، کئی ڈیکیڈ سے چلتا آ رہا یہ ظلم رکنے کا نام نہیں لے گا، تو لازمی ہے کہ ایک دن عوام میں ابلتا ہوا لاوا پھٹے گا اور ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پاکستان کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ عوام پر نہیں، تعلیم یا صحت پر نہیں، بلکہ طاقتور اداروں کے پریولیجز اور غیر شفاف پروجیکٹس پر خرچ ہوتا ہے۔ جب آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑتا ہے تو اس کا بوجھ بھاری بھرکم ٹیکس کی صورت میں عوام پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن طاقتور حلقے اپنے یہ امیچور شوق جاری رکھتے ہیں جس کی پرائس عوام کو پے کرنا پڑتی ہے۔ کراچی سے بلوچستان تک ہر جگہ طاقتور لوگوں نے زمینوں پر قبضے کیے، بڑے بزنس ایمپائرز بنائے، اور ان کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ان اداروں نے کبھی قوم کے سامنے اپنے اخراجات کا حساب دیا؟ پاکستان میں سیاست کو انجینئر کرنے کی روایت اس ملک کی جڑیں کمزور کر چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں توڑی گئیں، وفاداریاں بدلی گئیں، مصنوعی مینڈیٹ بنائے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں جب الیکشن میں RTS سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو ایک بھرپور طاقت سے جیتی ہوئی پارٹی کو صرف اتنے ووٹ دلوائے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بوٹوں کے نیچے رہے، تاکہ ہم جب چاہیں ان کو کرش کر دیں، اور ایسا ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا بھی۔ یہ طاقتور حلقے اپنی پسند کی حکومتیں بنواتے اور گراتے رہے، عوام کی رائے اور ووٹ کی سینکٹیٹی کا جنازہ نکالتے رہے۔ آج اگر پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے تو اس کی ذمہ داری انہی سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں پر ہے۔ پاکستان میں عدالتیں طاقتور کے سامنے خاموش اور کمزور کے خلاف بہت تیز نظر آتی ہیں۔ منتخب وزیر اعظم کو توہین عدالت اور اقامہ پر فارغ کر دیا جاتا ہے، لیکن طاقتور حلقے ان کے خاندانوں کے مقدمے برسوں تک سرد خانے میں پڑے رہتے ہیں، سزا ہونا تو دور کی بات ہے ان کو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام آئین کی بجائے طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ پاکستان کی اس تباہی کے ذمہ دار ایک فرد یا ایک پارٹی نہیں، بلکہ وہ طاقتور حلقے ہیں جو آئین اور قانون سے خود کو اوپر سمجھتے ہیں، وہ ادارے ہیں جو معیشت کو ہوسٹیج کیے بیٹھے ہیں، وہ ججز ہیں جو طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور وہ ہم عوام ہیں جو چند ہزار کے فائدے کے لیے ووٹ بھیج دیتے ہیں یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں اور ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے 77 ایئر سے طاقت کے نشے میں چور ان پاورفل ایڈیٹس نے جوڈیشری، کانسٹیٹیوشن اور اداروں کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے۔ مگر اب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عوام جاگ چکی ہے، ان میں کافی شعور آ چکا ہے۔ تو یہ کھیل مزید نہیں چلے گا۔ جتنی جلدی اس کھیل کو بند کر دیں گے اتنا ہی کم تباہی ہوگی اس قوم اور ملک کے ساتھ۔ اب قانون سے بالا تر کوئی نہیں، وقت آ گیا ہے کہ ادارے خود کو آئینی حدود میں لائیں اور کسی جاہل کو اختیار دے کر اپنی ہی قوم کو روندنے کا سلسلہ بند کریں۔ جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا اس ملک میں انصاف نہیں آئے گا۔ جب تک آئین کو عزت نہیں دی جائے گی معیشت ریسٹور نہیں ہوگی، اور اگر یہ سب نہ ہوا تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ ہوش کے ناخن لیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔